जो भी डाउट पूछेगा उसके बैकग्राउंड नॉइज नहीं होने चाहिए, ताकि हम फिर प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाए। चलिए, अब देखो करना क्या है। जो हमने बॉम्ब में एक चैप्टर कवर किया था, दैट वाज मैनेजमेंट थॉट। चैप्टर का नाम क्या था? बिजनेस मैनेजमेंट थॉट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। एक बार मैं आपको लिखता हूं चैप्टर नेम, बिजनेस मैनेजमेंट थॉट। बिजनेस मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने कुछ थियरीज पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था साइंटिफिक थियरी। साइंटिफिक थियरी विच वाज डिवाइड बाय whom? Which was devised by F.W. Taylor, or which was propounded by F.W. Taylor. Then we have talked about the second theory, that was administrative theory. Administrative theory. Who has propounded this theory? ये किसने दिया था? बोलो। फ्योल। ये बेसिक, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैंने ही बोलने को मना किया था क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज ना है। कोई नहीं कोई नहीं। सो ये बेसिकली दिया था F.W. टेलर ने, सॉरी सॉरी, हेनरी फ्योल ने। दैट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने एक एक करके इस पे काफी स्टडी करी थी। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को हमने एक एक करके सभी के बारे में बात किया था। कोई डाउट हो तो मैं डाउट लूंगा, लेकिन मैं आज पहले आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाह रहा हूँ। एमसीक्यू जो आए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जामिया और अदर पेपर्स में, अदर एग्जाम्स में, तो उनकी बात हम करेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वन मोर थियरी, दैट वाज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ये मैंने कराया नहीं था, मैंने आपको ये बोला था कि एक बार आप इसको पढ़ना, कोई डाउट है तो मैं डाउट बताऊंगा, बट इसमें थोड़ा मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया था, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। दैट वाज गिवन बाय एल्टन मेयो, या मायो बोल सकते हो, एल्टन मायो या मेयो, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करो। इन्होंने बेसिकली बोला था कि ये जो थियोल साहब की या फिर टेलर साहब की जो थियरी है, इसमें ह्यूमन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया गया है, कि ह्यूमन एक पर्सनल बीइंग है, उसके पास इमोशंस है, उसके पास प्रॉब्लम है, ट्रबल्स है, उसकी अपनी कुछ निजी परेशानियां हो सकती हैं। तो एक ह्यूमन रोबोट नहीं है, उसकी एक फीलिंग्स है। और बाई चांस वो जब तक वो अपने इन फीलिंग्स या कुछ परेशानियों में उलझा हुआ है, तो जब तक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उनकी इस तरह की दिक्कतों को दूर नहीं करेगी, वो इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बड़ी अच्छी तरीके से एल्टन मेयो साहब ने समझाया है, ठीक है। अब मैं ये एक 5 मिनट के रिवीजन के बाद मैं आपको अब ये बेसिकली इसके एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रेस्पॉन्ड करना, और कोई नहीं, अगर बस एक बार मेक श्योर करना कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, बस थोड़ा ये चीज आप कर लेना। और आगे आने वाली क्लासेस में मैं वो बोया माइक परचेज ही कर लूंगा, ताकि मेरी तरफ से भी जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी वो कम से कम आए, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं आज के लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज, हु इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हु इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? एक सेकंड वेट करना। Yes, so the first question is, who is the father of principle of management? Who is the father of principles of management? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है? आप लोगों को हिंट तो ऐसे मिल ही गया होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे देता हूं, ABCD। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लेमिंग, द सेकेंड ऑप्शन इज बर्नार्ड, द थर्ड ऑप्शन इज F.W. टेलर, and the last option is Henry Fayol. What is the right answer over here? सर डी, हेनरी फ्योल।
बिल्कुल सही जवाब है मैम। सभी लोग सहमत है या किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir, I agree with her. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल सभी को पता ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी दी थी इन्होंने। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। कुछ लोग वेटिंग रूम में, उनको एक बार एंटर कर लेते हैं और धीरे धीरे फिर हम एक मैकेनाइज्ड वे में आ जाएंगे, तो शायद बच्चे लेट ना हो। बीच में क्लास थोड़ा हमारा गैप हो गया, मे बी इसलिए थोड़ा बच्चे पंचुअल नहीं हो पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये तो बहुत आसान है। हु इज द फादर ऑफ, एनी गेसेस? F.W. टेलर। बिल्कुल सही, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आप सब ऑलरेडी अवेयर हो कि द राइट आंसर में 4 ऑप्शन पे नहीं रख रहा, आप सबको आइडिया है ही। सो F.W. टेलर इज द राइट आंसर। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 of the day. Who first propounded the principle of unity of command? Who has propounded that concept unity of command? यूनिटी ऑफ कमांड किसने दिया था? मैं 4 ऑप्शन दे दूं, एक सेकंड वेट कर लीजिए। जिनको पता हो, क्या पता बाकी लोग गेस ना कर पा रहे हैं, तो सभी लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने देते हैं। मैं बहुत जल्दी लिख दे रहा हूं इस पे। फर्स्ट ऑप्शन इज टेलर, F.W. टेलर, दर्जी साहब। एंड द सेकेंड इज एल्टन मेयो। Elton Mayo. Here is the third. Third option is फ्योल। ऑब्वियस सी बात है, इनका पूरा नाम है हेनरी फ्योल। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पीटर एफ ड्रकर। बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? सर सी, हेनरी फ्योल। बिल्कुल सही, हेनरी फ्योल इज द राइट आंसर। जो जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी दी थी, इसमें 14 प्रिंसिपल्स थे ना, तो आउट ऑफ दिस 14 प्रिंसिपल्स उनमें से एक ये था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्प्रेड द कॉर्प्स, एंड अलग अलग तरह से इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। आप सब लोग अवेयर हो ऑलरेडी। बाई चांस किसी को कोई डाउट रह जाए, तो मैं क्लास में 8 बजे जब हमारी क्लास खत्म होगी, या उससे पहले भी अगर बाई चांस आज हो जाए, तो मैं लास्ट में 10 मिनट का डाउट सेशन रखूंगा, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, which one of the following is not the main contribution of F.W. Taylor? Which one of the following is not the main contribution, not the main contribution of Taylor? Main contribution of F.W. टेलर। टेलर साहब के 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, ये इन्होंने बहुत प्रमुखता के साथ नहीं बोला था? ए, बी, सी एंड डी। वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर। 4 ऑप्शंस हैं, एक एक करके लिखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन सा नहीं है ये आपको ढूंढना है, ध्यान देना, कौन सा है ये नहीं देखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट। द सेकेंड ऑप्शन इज टाइम एंड मोशन स्टडीज। टाइम एंड मोशन स्टडीज। ऑप्शन सी, व्हाट इज ऑप्शन सी? ऑप्शन सी इज डिफरेंशियल वेज प्लान। Differential wage plan. And the last option is we have modern management. सर मॉडर्न मैनेजमेंट। यस Okay, सर, मॉडर्न मैनेजमेंट। okay, what else? ठीक है, और लोग बताइए। Everybody is agree with this option? Some people are saying option D would be the right answer.
व्हाट आर योर व्यूज पीपल? साइंटिफिक मैनेजमेंट था, हम सभी को पता है। डिफरेंशियल वेज प्लान भी था, उन्होंने अलग अलग पीस रेट प्लान इन्होंने दिया था, आपको पता है ना पीस रेट प्लान। उसमें क्या होता था कि वर्कर की इफिशियंसी सामने निकल कर आ जाएगी। बाई चांस अगर मान लो आप 8 घंटे के किसी को बोलते हो भैया हम आपको 10,000 रुपए पर महीना देंगे, आपको 8 घंटे हमारी कंपनी में काम करना है, 8 आवर्स की जॉब करनी है। अब उसमें होता क्या था कि बहुत सारे लोग जो है वो कामचोर होते थे, आलसी। तो टेलर साहब ने कहा कि भैया ऐसा करो, पीस इनका फिक्स कर दो, पीस रेट सिस्टम। जो जितने पीस बनाएगा डेली बेसिस पे उसको हम उतनी, एक पीस में मान लो अगर 10 रुपए देते हैं और किसी ने 100 पीस बनाया तो उसको 1,000 रुपए का काम हो गया उसका, उसको 1,000 रुपए मिलना चाहिए। किसी ने सिर्फ 50 पीस बनाया तो वो सिर्फ उस दिन सिर्फ 500 रुपए अर्न कर पाएगा। तो इससे क्या हो गया, इससे काफी इफिशियंसी बढ़ गई थी। तो ये बहुत सही बोला आप लोगों ने कि पीस रेट प्लान भी या फिर वेज रेट भी इसमें ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी। इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी की भी बात की थी। मोशन स्टडी क्या होता है और टाइम स्टडी क्या होता है, इसी में इन्होंने एक दो चीज और डाला था, फटीग स्टडी आपने पढ़ा हो। सबसे पहले टाइम स्टडी, कि स्टडी करो कि एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपका टास्क है उस टास्क को पूरा करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। मान लो आपने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया, मान लो कोई एक टेलर आपकी कंपनी में है और वो एक शर्ट को 1 घंटे में सिलता है। एक कमीज है, एक शर्ट है, उसको सिलने के लिए, उसकी स्टिचिंग करने के लिए उसको 1 आवर लगता है। तो वो 8 घंटे में हमें कम से कम 8 शर्ट सिल के दे, 8 आवर्स में वो 8 शर्ट। तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया। अब कोई सिर्फ 5 शर्ट हमें 8 घंटे में बनाकर दे रहा है तो हम समझ लेंगे कि वो टाइम से वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। तो या तो हम उसकी सैलरी कट करेंगे या फिर उसको कहीं ना कहीं इंसेंटिव देंगे, कुछ मोटिवेट करके उसको बोलेंगे भैया काम पूरा करो तुम। मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन स्टडी को मूवमेंट स्टडी भी बोलते हैं, कि एक पर्सन काम करते समय कुछ ना कुछ मोशन भी करता है, मूवमेंट करता है। कभी वो हैंड हैंड को हिलाता है, कभी वो पैर को हिलाता है, कभी वो कभी वो सर को हिलाता है। मतलब समझ रहे हो, ये जो हमारी कॉमन ह्यूमन ट्रेट्स है, हम सभी करते हैं ऐसे काम। कभी हम जो है बातें करने लगते हैं फोन से, कभी हम अपने कुर्सी को जो है थोड़ा पीछे करके अपने कमर को सीधा करते हैं, कभी हम अपना पैर पे पैर रख के बैठते हैं, कभी दोनों पैर को अनफोल्ड करते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हम सब करते हैं जाने अनजाने। और पता है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास, द मॉर्निंग क्लास, सो मैं ऐसे सर पे हेड पे हाथ रख के बैठा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं शाम की क्लास लूंगा तो मैं सर पे हाथ नहीं रखूंगा, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा था। सो ये पता कैसे चलता है, हमें खुद कितनी बार पता नहीं होता कि हम किस तरह के मूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट। सो ये 3 ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ये FW टेलर साहब का नहीं है। बाद के जो थिंकर्स आए, बाद के जो मैनेजमेंट थियरिस्ट आए, उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी दिया था। ये बेसिकली FW टेलर साहब का जो थियरी है इसको क्लासिकल थ्योरी के अंडर ये आता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये आपका राइट ऑप्शन है। मैंने इसको इसलिए काटा क्योंकि क्वेश्चन क्या था, विच इज नॉट द ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। सब लोग एक बार कॉपी में नोट करते रहिएगा या रिकॉर्डिंग पे एक बार देख लेना। बट जो अभी क्लास ले रहा है उसको फिर रिकॉर्डिंग देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप डबल डबल चीज देखो। हाँ कुछ चीजें समझ में ना आए तो आप देख सकते हो, आपके पास ये प्रिविलेज रहेगा। जैसे सृष्टि जी को आज आधे घंटे बाद कहीं शायद ऑफिस से उनको निकलना होगा या जो भी, तो वो 7:30 के बाद उनको लीव करना होगा, तो बाकी वो रिकॉर्डिंग देख सकती हैं, उनके पास ये ऑप्शन है। अच्छा आप अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन नंबर 5, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ये आप सबको पता ही होगा। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव भी फ्योल साहब के 14 प्रिंसिपल में से एक है। प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट, यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ राज्य की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है बताना। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, स्टेट्स दैट हमें क्या बताता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 4 ऑप्शंस। कहता है कि देयर शुड बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए है ओनली वन ऑब्जेक्टिव,
only one objective. ऑप्शन बी है प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव। एक मिनट, ऑप्शन बी यहां लिखते हैं। प्री डिटर्मिंड, प्री डिटर्मिंड जो आपने पहले से ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा उसको बोलते हैं प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव्स। वी हैव ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स, अमॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स, एंड वी हैव ऑप्शन डी द राइट, एक बार राइट की बात बाद में करेंगे, NOTA। NOTA मीन्स नॉन ऑफ द एबव, इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे नॉन ऑफ द एबव। आजकल इलेक्शन में भी आ गया ना नोटा, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, क्या हम ना बीजेपी को पसंद करते हैं ना कांग्रेस को, तो हम वहां पे नोटा डाल सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ओनली वन। अब इसमें बताइए क्या सही आंसर है। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है? ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? It states that there should be only one objective, or there should be predetermined objective, coordination among objectives, या फिर नोटा। What is the right answer over here? सर ए। ओके, ज्योति जी ने कहा ऑप्शन ए। कहीं ना कहीं सी भी लग रहा है कि ओके कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ओके, बट आंसर आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन देना है, क्योंकि ए एंड सी का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ए एंड सी बोथ। तो या तो आपको ए या सर फिर ए सी ए किसी फिर एक के साथ जाना होगा। C. ओके, ज्योति इज गोइंग विद ए। Third, ओके coordination from objective. Third, ओके, सो सम पीपल आर सेइंग ए एंड सम आर सेइंग डी। अच्छा डी, यानी आपने कहा कि इनमें से कोई नहीं, राइट? बट द राइट, देखो कितना आसान है ना। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, एक जैसे ऑब्जेक्टिव। मान लो अगर मेरा कंपनी का टारगेट है, और मान लो इस बैच का टारगेट क्या है? इस बैच का टारगेट है कि भाई एमकॉम एंट्रेंस आप डीयू का क्लियर कर सकते हो, डीयू का या फिर जामिया का। अगर इनका एंट्रेंस आपको एमकॉम अगर रेगुलर से करना है या ओपन से, तो खैर जामिया में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है अगर 60% है आपके, तो एसओएल में। अगर ओपन से करना है तो, अगर रेगुलर से करना है तो आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, डीयू का भी और जामिया का भी। तो इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि हम इस क्लास के थ्रू हम एमकॉम का एंट्रेंस क्लियर करके डीयू में जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट के लिए एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गया। या तीसरा ऑप्शन है, कोई अगर नेट की तैयारी कर रहा है जो प्रोफेसर बनने के लिए एमकॉम के बाद आपको करना होगा, तो उसके लिए भी सिलेबस हमारा 80% सिलेबस सेम होता है। सो कॉमन ऑब्जेक्टिव यहां भी हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप जो है बैंक में मैनेजर बन जाओगे, तो ये थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि बैंक का जो एग्जाम है वो बिल्कुल अलग आता है। उसमें आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और वो कुछ अलग ही होता है उनका, इंग्लिश, ये सारी क्लासेस वहां पे आपको करनी होगी। तो इससे सिर्फ आप कॉमर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर पाओगे, लेकिन बैंक में एग्जाम बिल्कुल अलग होता है। तो ये बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। या आप बोलोगे सर कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्या इस क्लास से काम चल जाएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं चलेगा। यूपीएससी का एक पेपर होता है कॉमर्स, अगर आपने मेन पेपर कॉमर्स लिया तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी जरूर, लेकिन यूपीएससी कितना बड़ा समुद्र है आपको पता ही है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं कर रहा है। सो देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन किए, अभी और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, जो भी एमकॉम में पूछे गए हैं और नेट में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात याद रखना, आप अगर आपको हायर स्टडी में जाना है, कॉलेज लेक्चरर या स्कूल टीजीटी या पीजीटी बनना है, 11th 12th का टीचर बनना है, तो आपकी तैयारी यहाँ से बहुत सॉलिड हो जाएगी। कैसे सॉलिड हो जाएगी? क्योंकि ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको एमकॉम में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कल को आप जो इनके एग्जाम्स दोगे उनके लिए भी आपके पास एक कॉन्क्रीट एक फाउंडेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टुडेस क्लास। Question number 6. Who is given the 14 principle of management? Who has given the 14 principles of management? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
14 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? अगर मैं ऑप्शन ना लिखूं फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन है हेनरी फ्योल, एंड आप सबको पता है हेनरी फ्योल इज द राइट आंसर। कोई एफ.डब्ल्यू. टेलर तो नहीं सोच रहा था ना? कोई एल्टन मेयो तो नहीं सोच रहा था? या कोई नोटा तो नहीं सोच रहा था? ना नोटा होगा, ना एल्टन मेयो होगा, ना एफ.डब्ल्यू. टेलर होगा। राइट आंसर इज हेनरी फ्योल। आप सबको पता ही था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर टुडेज क्लास। Question number 7 for today's class. Who is considered the father of scientific management? Who is considered? I think ये क्वेश्चन आ चुका है ना पहले भी आज की Yes, क्लास sir. में? ओके, तो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि ये आपको पता ही है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर एफ.डब्ल्यू. टेलर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आगे नहीं लिख रहा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि वो लोग भी ना फिर क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं जब आप ज्यादातर चीजें पढ़ लेते हो ना। Which of the following is not the principle of which of the following? अब ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना। Which of the following is not a principle of management? Is not the principle of management? Not the principle of management according to Henry Ford. According to Henry Ford. अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहां पे आपको दिमाग लगाना होगा। 4 में से 3 तो है, कौन सा नहीं है ये आपको चुनना है। ध्यान से देखना, विच इज नॉट द फॉलोइंग ऑप्शन। इन 4 में से 3 तो फ्यूल के हैं, जो फ्यूल ने दिए थे थियरीज। इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना होगा। ऑप्शन ए है आपके सामने, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑप्शन बी है आपके सामने, स्पिरिट डे कॉर्प्स। स्पिरिट, ये लैटिन वर्ड है, कॉर्प्स नहीं, कॉर्प्स, CORPS। ऑप्शन नंबर सी है यूनिटी ऑफ मैनेजर्स। यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स के बीच में यूनिटी होना चाहिए। एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपको? Unity of manager. ओके, बाकी लोग बताइए। कुछ लोगों ने बोला ऑप्शन सी, व्हाट एल्स? यूनिटी ऑफ ऑप्शन के साथ है, कुछ अलग बोलना चाह रहे हो आप लोग? सही, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना? क्योंकि आपको पता है 14 प्रिंसिपल में सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें इसका मतलब क्या है कि कंपनी में आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान ना देना है, बल्कि हमें जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मींस जो हमारे लिए भी फायदेमंद है और कंपनी के लिए भी फायदेमंद है, तभी कंपनी ग्रो करती है और एम्प्लॉय भी ग्रो कर सकता है। ये कहना था हेनरी फ्योल का। जो उनके 14 प्रिंसिपल्स थे उनमें से एक ये था। स्पिरिट डे कॉर्प्स क्या कहता है, कोई बताना चाहेगा? भूल गए, याद है आपको? सर इसमें होता है मैंने ये बात करते हैं टीम स्पिरिट। हाँ जी, बताइए एक बार। टीम स्पिरिट, अगर आप एक टीम के रूप में काम करते हो तो आप कंपनी का कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, ठीक है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आपको पता ही है, देयर शुड बी प्रॉपर डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर। और इसमें कितनी बार कंफ्यूजन होता है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्शन। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सिंगल बॉस है और उसने सिंगल एम्प्लॉय को, यानी एक बार में एक बॉस हमारा होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोल सकता है एक बॉस, लेकिन वो कॉमन पूरे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक साथ वो कुछ ऑर्डर दे रहा है और उनको एक साथ करना होता है।
ये दोनों में फर्क है, मैंने पहले भी समझाया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप सबने बहुत सही अटेम्प्ट किया। हाँ जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टुडेज क्लास। FW Taylor, FW Taylor called the military type of foreman, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन टू तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन वो ए है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन बी क्या है, स्पान ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है आपके पास डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है अगर आप ध्यान से आपने नहीं पढ़ा होगा इस टॉपिक को तो, लेजिस्लेचर। एंड ऑप्शन डी इज डिपार्टमेंट। सर एक बार ए क्वेश्चन समझते यूनिटी हैं। ऑफ कमांड। FW टेलर, अरे वाह, सर ऑप्शन ए। आपने जब FW, यस, अगर आपने FW टेलर की थियरी को सही से पढ़ा है तो आप सबको पता है उन्होंने मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन किसको बोला था, किस कॉन्सेप्ट को, यूनिटी ऑफ कमांड। और अभी हमने पढ़ा भी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मिलिट्री में क्या होता है, अगर एक बॉस है वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है तो एक बार में उसका एक ही बॉस हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर हायरार्की को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन। ठीक है, जो कि टेलर ने कहा था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोग, यू पीपल आर गोइंग वेरी गुड विद दिस बैच। तो स्टार्टिंग तो हमारा अच्छा हुआ है, बीच में बस थोड़ा दिन के 2-3 दिन के लिए ब्रेक लग गया था। और आपको आप पता ही है पूरा शेड्यूल, मंडे टू फ्राइडे आपको पूरे 5 दिन क्लास होगी, मॉर्निंग 1.5 घंटे, इवनिंग 1 आवर की क्लास होगी। ठीक है, तो आपकी 2.5 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट डेली होगी, 2.5 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, 3 घंटे भी जा सकता है वो कभी कभी। जिस दिन आपको डाउट होगा, वीक में एक दिन मैं आपको 1.5 घंटे की क्लास रख लूंगा ताकि आपका एक्स्ट्रा हाफ एन आवर में मैं कुछ डाउट वगैरह ले लूं। तो पूरा 5 डेज क्लास होगी आप लोगों के लिए, सुबह शाम दोनों। और बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बाई चांस आप लोग कभी मिस कर जाओ तो आप लोग इसको रिकॉर्डिंग के थ्रू भी देख सकते हो। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे, सॉरी। सो 10th क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखो, इसमें से कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है जो मैं अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूं कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, वो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा और उसका आंसर भी सेंड कर दूंगा, वो आपको याद करना होगा। आई एम रिपीटिंग माई लाइन्स। भाई कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इसमें कुछ दिमाग तो नहीं लगाना है। ये बेसिकली आप एक बार लर्न कर लेना कि हेनरी फ्योल ने ये बुक लिखी, एल्टन मेयो ने ये बुक लिखी, सेल्डन ने ये बुक लिखी, ओलिवर ने ये बुक लिखी। तो जो भी मैं आपको भेजूंगा वो आप मैचिंग के क्वेश्चन आपको याद करना होगा। उसके लिए कोई हम माइंड नहीं लगा सकते कि ये बुक इसने क्यों लिखी, ये तो कोई लॉजिक है नहीं। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जहां पे लॉजिक नहीं हो, सिर्फ याद करने वाली चीजें हो। वो मैं फिलहाल अभी दे नहीं रहा आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में, आई एम नॉट गिविंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने अब तक 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर टुडेज क्लास। हु डिवाइडेड ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू 6 ग्रुप। अच्छा ये तो मैंने बताया था आपको। हु डिवाइडेड who divided all activities of organization, all activities of
ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, देखो जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उस पर थोड़ा इग्नोर कर दें। हु डिवाइडेड ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू 6 ग्रुप्स। ये 6 ग्रुप क्या क्या थे? टेक्निकल, और क्या था? कमर्शियल, ग्रुप नंबर 1 2 3, 3 था आपका फाइनेंशियल, 4 था आपका सिक्योरिटी। देखो यहां पे गलत हो गया ना, सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अलावा भी हैव 1 or 2 मोर ऑप्शंस, दैट इज अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, 5वां अकाउंटिंग, और छठा आपका है मैनेजरियल। ये इन्होंने 6 ग्रुप में बांट दिया था, पूरे जो बिजनेस के या किसी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको 6 ग्रुप में बांटा था। ये किसने बांटा था? आपके पास 4 ऑप्शन है, जिनको पता हो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं एक बार सभी को दिमाग लगाने देना चाहता हूँ, सब लोग थोड़ा अपना अप्लाई करें। और एक बार हम थोड़ा दिमाग जब लगाते हैं ना, क्योंकि हमें सीधे डायरेक्ट कोई आंसर बता दे तब तो हम वहां पे दिमाग नहीं लगाते ना अपना, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग थोड़ा सा 5 मिनट समय, 2 मिनट समय लगाओ। पीटर एफ ड्रकर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है डीई डीई एमसी फॉरलैंड, थोड़ा अजीब नाम है, आपने इनको पढ़ा नहीं होगा शायद। हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, एंड ऑप्शन डी है जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर ऑन दिस फॉर दिस क्वेश्चन? यस प्लीज बताइए। कोई बात नहीं, आप लोग समय ले सकते हो, यू कैन टेक योर टाइम। पूरे कंपनी में जितने भी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने ग्रुप्स होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होती है, उसको 6 ग्रुप में बांटा था इन्होंने बोला था कि भाई एक कंपनी में को 6 एक्टिविटीज में बांट दो। टेक्निकल ग्रुप अलग होगा, कॉमर्शियल ग्रुप अलग होगा, फाइनेंशियल ग्रुप अलग होगा, सिक्योरिटी को देखने वाला ग्रुप अलग होगा, अकाउंटिंग का अलग होगा, और मैनेजमेंट का अलग होगा। तो ये किसने दिया था? इट इज गिवन बाय हेनरी फ्योल, इट इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीटर एफ ड्रकर भी नहीं है, फॉरलैंड भी नहीं है, और जॉर्ज आर टेरी भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, अच्छा ध्यान से देखना, एफ डब्ल्यू टेलर के ऊपर एक क्वेश्चन है। एफ डब्ल्यू टेलर बेसिकली क्या थे? शायद एक इंजीनियर थे ये। हाँ हाँ, यस यस, ही वाज एन इंजीनियर एंड ही वाज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड मिडवेल, मिडवेल स्टील कंपनी। मिडवेल स्टील कंपनी में वो जॉब करते थे एक चीफ इंजीनियर के तौर पे। और इस कंपनी में इन्होंने वर्कर्स के बीच में कुछ चीजें देखी। उन्होंने देखा कि जो कंपनी के वर्कर्स हैं या जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज हैं, वो किस वजह से, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। जो एम्प्लॉय है दे आर नॉट वर्किंग विद देयर कैपेबिलिटीज, वो 100% एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, या हम इसको बोल सकते हैं वो इनएफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, उनके काम में इनएफिशिएंसी है। इसका रीजन क्या था? व्हाट आर द रीजंस? व्हाट आर द रीजंस? ये 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है आपका फियर ऑफ लूजिंग जॉब, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए।
फियर ऑफ लूजिंग जॉब, तो बहुत डर डर के काम कर रहे हैं, कुछ गलती ना हो जाए मेरे से। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है फॉल्टी वेज सिस्टम। फॉल्टी वेज सिस्टम क्या है? यानी आपका वर्कर आपके वेज सिस्टम से खुश नहीं है। आपका जो वेज सिस्टम है कंपनी में, जो आपको, आप जो लोगों को मेहनताना देते हो, जो आप उनको वेजेस देते हो, उनसे वो खुश नहीं है, ये हो सकता है। अगला है आउटडेटेड मेथड ऑफ वर्किंग। आपका जो काम करवाने का तरीका है ना, वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। आउटडेटेड मेथड ऑफ वर्किंग। आउटडेटेड मेथड ऑफ वर्किंग। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एवर। क्या ऑप्शन सही लग रहा है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, और लोग बताइए। फियर ऑफ लूजिंग जॉब या आउटडेटेड मेथड है भाई, बहुत पुराना तरीका है, या कंपनी का वेज सिस्टम सही नहीं जिससे कि वर्कर खुश नहीं है। किसकी वजह से एक वर्कर जो है वो अपनी पूरी इफिशिएंसी के साथ अपना पूरा 100% कैपेबिलिटी नहीं लगा रहा है, 100% एफर्ट नहीं लगा रहा है, वो इनइफिशिएंट है बहुत कंपनी में। बिल्कुल सही बोला एक मैम ने। बाकी लोगों का आंसर अगर ये था तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 10 था या 9 था? और 11th। ओके, so question number 12 for today's class. Question number 12. Hawthorne experiment. Hawthorne experiment. Hawthorne experiment ये बताओ किया किसने था? चलो, so Hawthorne experiment is related with किससे रिलेटेड है ये? आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है इट इज रिलेटेड विद सिस्टम थियरी। सिस्टम थियरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज क्लासिकल थियरी, सॉरी, क्लासिकल थियरी। ऑप्शन सी इज ह्यूमन रिलेशंस थियरी, ह्यूमन रिलेशंस थियरी। एंड व्हाट इज द ऑप्शन डी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। इसको मैंने नहीं कराया तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आप लोग भी, आपका होमवर्क है ये, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आना, फिर मैं कल इसको समझाऊंगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्लासिकल थियरी, ओके। बाकी लोग बताइए। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका। ये ऑप्शन तो सही है कि ह्यूमन रिलेशन थियरी, लेकिन ये इसको आप थोड़ा एक बार सही से हॉथरन एक्सपेरिमेंट पढ़ के आना, और तब मैं इसको कल चर्चा करूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, याद रखना, फिर मैं कल आपसे इस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बताया। क्यों है इस पे मैं कल चर्चा करूंगा, और उन लोगों से पूछूंगा सभी से, आप इसको डिटेल में पढ़ के आना। क्वेश्चन 13, ऐसी कौन सी थ्योरी है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर नो एम्प्लॉइज शुड रिपोर्ट
नो एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपीरियर। ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें आपको सिर्फ एक सुपीरियर को रिपोर्ट करना है, एक से ज्यादा सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं करना? सुपीरियर मींस मैनेजर्स हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, जो भी आपसे सीनियर है। ए बी सी डी, आपको गेस तो लग गया होगा। ऑप्शन ए है स्केलर प्रिंसिपल, ऑप्शन बी क्या है, स्पान ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, एंड ऑप्शन डी क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? Unity of command. कमांड। हाँ जी, वो तो आपको बिना ऑप्शन के भी पता चल गया होगा, बट अच्छा आप लोगों ने पैसेंस रखा ताकि बाकी लोग, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 20 के 20 लोग एक तरह से रेस्पॉन्ड करें। कितनी बार लोगों को याद नहीं रहता है, तो ऑप्शन देखने के बाद उनको याद आता है। तो इसीलिए ये बेहतर होगा कि आप लोग पहले आंसर ना बोले जिनको पता हो, ताकि वो लोग भी अपना दिमाग लगा पाए जो बाई चांस कहीं भूल रहे हो, तो उनकी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी। जब हम सारे ऑप्शन देखते हैं ना और थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करते हैं, तो चीजें फिर हमें रिकॉल होती हैं। 2 क्वेश्चन और हैं आज के लिए, 15 क्वेश्चन करेंगे, और 3-4 क्वेश्चन जो रह जाएंगे मैचिंग वाले, वो आपको मैं होमवर्क में भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी? वैसे एक तरीके से रिपीट हो रहा है, हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। देखो रिपीट होने ही लगता है, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन की लिमिट होती है, उसके बाद जब आपको पता चल जाता है चैप्टर के बारे में, तो आप फिर उसको गैस करने लगते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी थी? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी। एक सेकेंड वेट कर लेना जिनको पता है वो भी, ताकि सभी लोग अपना अपना थोड़ा सा समय दें और अपने आप को एक बार रिकॉल करें। पहला है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है फ्रैंकलिन गिल्बर्ट, फ्रैंक गिल्बर्ट, ऑप्शन सी है हेनरी फ्योल, एंड वी हैव ऑप्शन डी हेनरी गैंट। अब बता दीजिए अपने अपने आंसर। सर हेनरी फ्यूल। हाँ जी, मुझे पता था कि आप लोग गैस कर गए होंगे इसको बिना ऑप्शन के ही, बट स्टिल आई वाज वेटिंग कि थोड़ा सभी लोग एक बार सोच लें ऑप्शंस देखने के बाद, फिर आप आंसर करें। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हॉथरन एक्सपेरिमेंट किस कंपनी में कंडक्ट किया गया था? हॉथरन एक्सपेरिमेंट was conducted in which company? किस कंपनी में कंडक्ट किया गया था? We have 4 options, A B C D। ऑप्शन ए क्या है? हॉथरन इलेक्ट्रिक कंपनी। ध्यान से देखना, अभी एक बार ऑप्शन सुन लेना। हॉथरन इलेक्ट्रिक कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी। ऑप्शन बी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ऑप्शन सी है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। एंड ऑप्शन 4 है ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। अब बता दीजिए इसका आंसर, अगर कोई गैस हो पाए आप लोगों से तो। एनी गेसेस? गैस कर लो, कोई बात नहीं, पता नहीं है तो। ऑप्शन ए। नो, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इज द राइट आंसर, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। सो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के लिए मैं रिकॉर्डिंग में इतना ही रखूंगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके और आप लोगों से 5 मिनट बात कर लूंगा। उसके बाद कि हमें क्या प्लान करना है, होमवर्क कल का क्या है, वो सब चीजें मैं करता हूँ।